इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस डेली वेबिनार सीरीज में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट का साइलेंस लेंगे। तो आज का हमारा जो हिंदी सेशन है उसका 434वां डेली वेबिनार सेशन है। और आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर यशिका अरोरा मल्होत्रा। शी इज अ BHMS हैं और MD हैं और डिप्लोमा इन डाइटेक्स न्यूट्रिशन भी इन्होंने किया है। डॉक्टर यशिका इज अ कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एट होम्यो एंड लिव क्लिनिक्स जो कि जनकपुरी दिल्ली में स्थित है। और शी इज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ होम्योपैथिक हेरिटेज जो काफी फेमस पीयर रिव्यू इंटरनेशनल जर्नल है। और डॉक्टर यशिका ने काफी सारे पेपर प्रेजेंट्स किए हैं डिफरेंट CME सेमिनार्स और वेबिनार्स में। और इनको अपनी होम्योपैथी में काम करने के लिए काफी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर यशिका का आज की वेबिनार सीरीज में। और डॉक्टर यशिका का आज का जो टॉपिक है वो है शरीर में जो भी पथरी यानी कि स्टोन फॉर्मेशन होती है उसमें कैसे होम्योपैथी क्या रोल प्ले करती है। आज डॉक्टर यशिका उसके बारे में इस वेबिनार में चर्चा करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर यशिका, अपना स्लाइड स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा कक्कड़ मैम। मैं बहुत ही आभारी हूँ IFPH इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का कि मुझे फिर से एक बार मौका दिया है स्पेशली हिंदी सेशन में अगेन वापस आने का एंड अपने व्यूज अपने नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। एंड मैं डॉक्टर मृदुल सहानी सर का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, डॉक्टर शाहजी एंड हर कोई जो भी IFPH टीम से जुड़ा हुआ है एंड बहुत ही मेहनत कर रहा है सिंस बहुत ही पहले से। जब से हमने वेबिनार्स देखना शुरू करे हैं तब से ही IFPH बहुत ज्यादा एसोसिएटेड रहा है, स्पेशली नॉट मतलब आप अगर बात करेंगे नॉट सिर्फ होम्योपैथ्स के लिए नहीं बल्कि जो होम्योपैथिक लवर्स हैं या जो भी होम्योपैथी को कुछ मानते हैं या फॉलो करते हैं उन लोग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो अपनी चीजें शेयर कर सके, वो वो नॉलेज ले सके या होम्योपैथी का रोल क्या है वो हमारे लवर्स तक, होम्योपैथिक लवर्स तक पूरे के पूरे, मैं भारत में नहीं बोलूंगी विश्व में कैसे फैला सकते हैं उसके थ्रू ये बहुत ही अच्छा माध्यम है जो IFPH ने स्टार्ट किया हुआ है। एंड मैं बिना ही किसी विलंब के मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपनी प्रेजेंटेशन। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा कि शेयर अब शेयर हो रही है या आई थिंक अब शेयर है मेरी स्क्रीन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विशेष एक सेकंड, विशेष शरीर के अंगों में पथरी के लिए होम्योपैथिक संबंधन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो किडनी में या फिर पित्त की थैली में कहीं भी हमारे जो पथरियां बनती हैं जिसे हम स्टोन्स कहते हैं आम भाषा में, या कह सकते हो आप जिस वजह से दिक्कत पेट में दर्द की कंप्लेन, उल्टी, वॉमिट, उल्टी वगैरह, उल्टी जैसा मन लोगों को फील होता है एंड तब वो टेस्ट कराने जाते हैं कि पथरी निकलती है तो कैसे बनती है। अलग अलग तरह की यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, बहुत सारी पथरियां हम अपने शरीर में हमारे शरीर में बनने की टेंडेंसी होती है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी होम्योपैथी उन उन पथरी के केसेस में कैसे कारगर है एंड कैसे हम उसमें होम्योपैथी का एक रोल आ सकता है बिना सर्जरी के, आप इन केसेस में कैसे डील कर सकते हो। सो पहले मैं IFPH टॉक्स को धन्यवाद फिर से करना चाहूंगी, थैंक यू। एंड हम आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम जैसे कि होम्योपैथिक लवर्स से बातचीत कर रहे हैं, सब लोग हैं हमारे साथ, लेमैन भी है, नॉर्मल लोग भी हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है, जो एंथुसियास्टिक है होम्योपैथिक एंथुसियास्टिक लोग हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि एक पथरी होती क्या है। जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स, और वहीं आप रेत बोल सकते हो, रेत 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 जैसे रेत रेत को मिलाकर थोड़ी 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 रेत मिलाकर एक पत्थर बन जाए
उसको हम स्टोन कहते हैं, पथरी कहते हैं। अब वो हमारे मिनरल्स से बनी हो सकती है, वो कोई एसिड सॉल्ट से बनी हो सकती है, और वो कई बार हमारे पेशाब में भी देखी जाती है, यूरिन में हमारे पाई जाती है। बिकॉज वो जहां बनने की कॉमन टेंडेंसी है वो किडनी में सबसे ज्यादा कॉमनली देखी जाती है, स्टोन्स बनने की टेंडेंसी, और पित्त की थैली में। तो जब हम देख कहते हैं किडनी में बन रही है, तो उसको हम बोलते हैं, किडनी में बनती है तो हम किडनी स्टोन या रीनल स्टोन उसको बोला जाता है। और पित्त की थैली में बनती है तो हम उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, कॉलीलिथियासिस, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। सो ये किसी भी तरह का, ऐसे यूरिक एसिड से बन सकती है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बन सकती है, और भी जो भी हमारे मिनरल्स, बॉडी सॉल्ट्स, वेस्टेज जो भी हमारे किडनी में आता है एज अ वेस्ट, और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पहले रेत की तरह रहता है, फिर वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और एक पत्थर जैसे बन जाता है। और वो जो हमारी नली है किडनी में, या कहीं भी रुक सकता है, या किडनी से जो हमारे ब्लैडर है उस तक जाने की जो नली है, यूरेटर जिसे हम कहते हैं, वहां पे कहीं भी फंस सकती है, जिस वजह से हमें दिक्कतें देखी गई हैं। जैसे कि पेट में दर्द होना, यहाँ पे कमर में, कमर के कॉर्नर में, कमर के यहाँ जो हमारा फ्लैंक है, कमर बिल्कुल बॉर्डर पे, वहां पर दर्द होना देखा गया है। उसके अलावा आप उसके अलावा ये देखा गया कि यहाँ से दर्द आगे ब्लैडर तक जाता है। ब्लैडर से, या पेशाब करते टाइम दर्द, पेशाब करते टाइम जो बर्निंग या फिर आपको दर्द वगैरह फील होए, उसमें ये ऐसे सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। साइड और साथ में आप देख सकते हैं इसके साथ उल्टी जैसा मन भी देखा गया है, उल्टी होना भी देखा गया है। अगर ये पित्त की थैली में देखा जाता है, तो पित्त की थैली में जो दर्द होगा वो हमारी जो चेस्ट है उसके बिल्कुल नीचे राइट साइड में पेन देखा गया है। अगर और पेन जो है वो राइट साइड से पेन कभी कभी शोल्डर तक, हमारे राइट शोल्डर ब्लेड तक भी रेडिएट करता है। तो डिपेंड करता है कौन सा तरह का स्टोन है और कौन से सिम्टम्स वो हमारे कौन से सिम्टम्स वो प्रेजेंट कर रहा है। उल्टी और उल्टी जैसा मन भी इन सिम्टम, इन स्टोन्स में, पथरी में देखा जाता है। बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। आप देखोगे हर दूसरे इंसान से आप बात करोगे, उसमें कहीं ना कहीं या तो स्टोन की हिस्ट्री रहती है, या स्टोन की फैमिली हिस्ट्री आप देखोगे, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट करके अगर आया है तो स्टोन के केस को प्रेजेंट करके भी आ सकता है आपके सामने। एंड मोर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर देखे जाते हैं इंडिया में, और हर एक 10 लोगों में से एक लोगों को ये होने के चांसेस रहते ही हैं कभी ना कभी जिंदगी में। इसकी कोई रीजन नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि कोई कॉज हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो सकता है उसको उसके पेरेंट्स में या उसके सिस्टर्स या ब्रदर में देखा गया हो, या फिर हो सकता है पानी कम पीता हो। जो लोग पानी कम पीते हैं और फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उनको पथरी होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। जिन लोगों को पेशाब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आता है, बहुत कम आता है, उन लोगों को भी देखा जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, नमक सोडियम अपने डाइट में बहुत ज्यादा लेते हैं, या मीठा बहुत ज्यादा लेते हैं, उनको भी चांसेस रहते हैं पथरी बनने के। या फिर मोटापा, एक बहुत ही कॉमन रीजन जो कि आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि इस वजह से दिक्कतें, इस वजह से बीमारियां हो रही हैं। तो यस, पथरी का भी एक कॉज हो सकता है। एंड अगर आप देखो कुछ कुछ लोगों को जैसे सर्जरी हुई हुई है, कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, या फिर अल्सर हुए में है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कोई डायरिया है, लंबा चला आता पेट खराब हो रहा है, या फिर किडनी में दिक्कत है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, कैल्शियम ज्यादा हो जाना बॉडी में, या फिर गाउट जिसे हम गठिया कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी का। और कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो वो जो पैर का अंगूठा है उसमें कई बार स्वेलिंग देखी जाती है बॉडी में। तो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनते हैं, एंड उसमें भी देखा गया है कॉमनली कि पथरियां बनने लगती हैं। और अगर आप देखिए ऑक्सलेट ऑक्सलेट जैसे जो लोग टमाटर या फिर रेडिश जिसमें बीज होते हैं, कुछ चीजें जो बीज वाली होती है, जैसे पालक हो गया, चाय जो लोग ज्यादा लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, कोला ड्रिंक्स लेते हैं,
उनको भी पथरी बनने की टेंडेंसी रहती है, स्पेशली कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगर आप देखेंगे जो लोग रेड मीट या फिश खाते हैं उनको भी चांसेस रहते हैं कि उनको पथरी बन सकती है। एंड यूजुअली जो कॉमनली एज देखी जाती है वो 30 से 50 साल के जो लोग हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा इंसिडेंस देखा गया है पथरी होने का, और कॉमनली मेल्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, आदमियों को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम देखें कि गाउट गठिया यूरिक एसिड की वजह से अगर पथरी हो रही है, यूरिक एसिड की पथरी है, तो वो गाउट की वजह से हो सकती है, पानी कम पीने की वजह से हो सकती है, कोई ट्यूमर है, सिस्टिन स्टोन्स है, उन लोग की उनकी वजह से भी हो सकती है, स्ट्रूवाइट स्टोन भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी में कौन सा कंटेंट, सोडियम ज्यादा जा रहा है या फिर यूरिक एसिड हमारा ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस अकॉर्डिंग जो पथरी जो है, रेत जो है, वो एक स्टोन का फॉर्मेशन, एक पेबल का फॉर्मेशन लेने का कोशिश करती है। जैसे कि हम कॉमनली डिस्कस कर चुके हैं कि इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसके कुछ प्रेजेंटेशन है, ये कैसे दिखता है। कुछ कुछ लोगों को कोई परेशानी नहीं होती अगर उनका पथरी जो है वो किडनी में ऐसे ही है या फिर गुदपित्त की थैली में ऐसे ही है, छोटा सा है, कोई सिम्टम्स नहीं होते। कुछ लोगों को खून भी देखा गया है कि यूरिन में खून आता है, कुछ लोगों को पेशाब में जलन, कुछ लोगों को पेशाब कम आना, ज्यादा आना, ड्रॉप ड्रॉप गिरना, जलन होना, वो भी देखा गया है। और कुछ लोगों को रेक्टल पेन भी देखा गया है, पेट में दर्द भी देखा गया, उल्टी वगैरह आना, उल्टी जैसा मन होना, और नीचे दर्द जाना पेशाब की तरफ, पेशाब के ब्लैडर की जगह, ब्लैडर पेशाब जहां से पास होता है उसकी जगह दर्द जाना। तो उसमें हम देखते हैं ये सब सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, बुखार भी आ सकता है, चिल्स भी हो सकते हैं। और यूजुअली जब इंसान मूव करता है या कोई भी मूवमेंट होती है उसमें ये सिम्टम बढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है पेशेंट को, अगर प्रॉब्लम ज्यादा, अगर पथरी जितनी बड़ी होगी उतने दिक्कत होने के चांसेस है, स्पेशली अगर वो हमारी नली में फंसी होगी, पेशाब की जो नली है यूरेटर उसमें फंसी होगी, तो क्योंकि उसका जो साइज होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर का होता है, अगर पथरी का साइज उससे बड़ा है या उसके आसपास है और कहीं भी वो फंसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको आराम से रहने नहीं देगा, वो बहुत एक शार्प, एक बहुत चुभन वाला दर्द देता है, जो कि पीछे तक भी रेडिएट हो सकता है, और अगर पित्त की थैली में है तो कंधे तक भी रेडिएट हो सकता है। हम इसे यूजुअली जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम इसे यूजुअली, जैसे पेशेंट हमें सिम्टम बता रहा है तो हम उसमें भी देख सकते हैं, उसमें हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। यूजुअली हिस्ट्री से पता चल जाता है कि हाँ इसको स्टोन हो सकता है। एंड एक्सरे बहुत ही अच्छा तरीका है, एक्सरे केयू भी हम देख सकते हैं जिसमें हमें पथरी दिख सकती है, अल्ट्रासाउंड में अच्छे से पथरी दिख सकती है। और भी टेस्ट जैसे कि इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, सीटी स्कैन और यूरोग्राफी भी बहुत लोग कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पथरी के अलग अलग कौन सी तरह की पथरी है, कौन सी तरह का क्या है, वो सब चलता है। पेशाब में जलन वगैरह देखी जाए तो यूरिन का टेस्ट भी हमें कराया जाता है। पथरी अगर आप देखेंगे अगर ऑनलाइन तो मतलब अगर आप देखेंगे एक्सरे में तो या अल्ट्रासाउंड में जैसे दिखती है वो फंसी हुई आपको दिखेगी, यूरेटर बिल्कुल आपका फंस जाएगा और उसमें पथरी जो है वो आपको फंसी हुई दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे स्क्रीन में जो सबसे पहला वाला डायग्राम आ रहा है उसमें व्हाइट कलर का एक स्पॉट दिख रहा है जो कि फंसा फंसा हुआ है, एंड हमारे को दर्द कर सकता है, वहां जंक्शन में बिल्कुल नीचे फंसा हुआ है। अब बात आती है होम्योपैथिक मेडिसिन या फिर जनरल मैनेजमेंट, कैसे आप एक पेशेंट को जो भी आपके पास आया है या एक पथरी का केस है उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंट आए तो कहीं ना कहीं आपको उसका डाइट भी ठीक करना पड़ेगा और आपको उसको इलाज भी देना पड़ेगा जिससे वो उसको सर्जरी कराने की नौबत नहीं आए। लिमिटेशन आपको अपनी पता होनी चाहिए, बाई चांस स्टोन ब्लॉक कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी है, पेशेंट को हिमेचूरिया हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज्यादा है एक्सट्रीम में, या फिर कहीं ना कहीं स्टोन इतने बड़े साइज का है कि वो समय ले जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको मैनेजमेंट पेशेंट को बताना चाहिए। ठीक है, हमारा जो मेन एम होना चाहिए एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन, वो ये होना चाहिए हमें स्टोन भी रिमूव करना है, हमें जो स्टोन का कॉज है, चाहे वो यूरिक एसिड डायथिसिस हो, चाहे वो बॉडी में कैल्शियम ज्यादा हो,
या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना आए, वो सब चीजें हमें देखनी है। प्लस हमें रेकरेंस भी डिलीट करना है कि ज्यादा परेशानी नहीं आए पेशेंट को, ज्यादा परेशानी नहीं आए पथरी की वजह से, या फ्यूचर में पथरी ना हो। अगर मैं बात करूं फ्यूचर में पथरी ना होने की, जैसे कि ये लास्ट पॉइंट है कि रेकरेंस आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये चीज बहुत अच्छे से आप नोट करिएगा। अगर जो भी होम्योपैथ्स मेरे साथ है, मैंने अपने पास अपने आप क्लिनिकली अपने प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से देखा, एंड मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स ने देखा होगा। एक ऐसी रेमेडी जो डॉक्टर बोरिक ने मेंशन करी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडीज है जो प्रिवेंट करती है रेकरेंस ऑफ स्टोन्स, इज फ्रेजेरिया। उसको आप अगर अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे, फ्रेजेरिया मदर टिंचर, तो वो रेकरेंस ऑफ रीनल स्टोन्स प्रिवेंट करता है, बहुत अच्छे से कारगर है उसमें, प्रिवेंट करता है। अगर पेशेंट अपनी डाइट को ध्यान रख रहा है, अपने फ्लूइड इनटेक को ध्यान रख रहा है, जिसको भी पथरी हुई है आज तक, और उसको आपने फ्रेजेरिया थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करी है, तो फ्रेजेरिया एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि डॉक्टर बोरिक ने मेंशन करी है मार्क्ड सिम्टम में, कि वो टेंडेंसी खत्म करती है पथरी होने की। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि आप फ्यूचर में इसे यूज कर सकते। प्लस बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हैं जो कि होम्योपैथिक रेमेडीज है जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं पथरी में, जो कि कॉमनली एक अगर हम रेमेडी सबसे ज्यादा जो यूज होती है, जो एक लेमैन, एक होम्योपैथिक लवर, या जो भी होम्योपैथी को फॉलो करता है, या जिसने भी आज तक एक्सपीरियंस किया है, उसे पता होता है स्टोन के बारे में, कि स्टोन के लिए बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ही अच्छा काम करती है। एक बहुत अच्छी रेमेडी है जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। अगर हम उसे कोट ले, एक बहुत ही अच्छी सोर्स बुक से, गंसी से मैंने ये कोट लिया है, कि ये जो सिम्टम है बर्बेरिस का, वो लंबर रीजन में आपको इफेक्ट करेगा, किडनीज में जो इफेक्ट करते हैं, यूट्रस में, विद गाउटी रूमेटिक डायथिसिस। अगर पेशेंट अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पा रहा, बट जो पेन है वो आपके कंधे या कमर से, कमर के जो बिल्कुल बैक है, वो वहां से शुरू होके आपके यूरिनेटर वाली जगह, ब्लैडर तक आ रहा है, एंड पेनिस तक आ रहा है, टेस्टिस तक आ रहा है, और लेग्स तक भी रेडिएट कर रहा है, किसी भी तरह, मतलब अप एंड डाउन, एंड दोनों पैरों तक जा रहा है, जलन है बहुत ज्यादा, स्टिकिंग पेन है, प्रिकिंग पेन है, लैंसिनेटिंग आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक छोटे से जर्क पे भी दर्द बढ़ रहा है, इधर उधर दर्द जा रहा है, एक बबलिंग सेंसेशन है किडनीज में, और आपको दिक्कत हो रही है, तो बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। एंड कॉमनली हम जो सिम्टम्स देखते हैं किडनी स्टोन में, तो ये एग्जैक्ट पिक्चर आपको देखने को मिलती है जब भी स्टोन फंसा हुआ हो, मैक्सिमम केसेस में। स्पेशली लेफ्ट साइडेड, अगर पेशेंट आपको लेफ्ट साइडेड स्टोन के साथ प्रेजेंट हो रहा है, जहां पे ब्लैडर यूरेथ्रा तक पेन जा रहा है किडनी से, एंड ब्लड रेड यूरिन भी आ सकता है, रेड सेडिमेंट्स बन रहे हैं, किसी भी छोटे से मोशन या जर्क से दर्द बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये रेमेडी देखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी और रेमेडीज हैं जो कि काम करती हैं, जैसे कि हम बात करें अगले स्लाइड में है। अगर लेफ्ट साइडेड स्टोन है तो उसके लिए कोलोसिन, परेरा ब्रावा बहुत अच्छी रेमेडीज है, बेंजोइक एसिड बहुत अच्छा काम करती है, थूजा जो कि एक साइकोटिक रेमेडी है, ग्रोथ्स में, सब तरीके के बॉडी ग्रोथ्स में काम करती है। एंड अगर राइट साइडेड में आप जाते हो तो राइट साइडेड पथरी के लिए, राइट साइडेड सिस्ट के लिए एपिस बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर किडनी में सिस्ट है, किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी में स्टोन्स है, मैकफॉल्स राइट साइडेड, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी रेमेडी है। ब्लैडर अगर आप चले जाते हो, अगर आप यूरिनरी ब्लैडर में चले जाते हो, पेन जो है वो, जो यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन है, उसमें सारसा परेला बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली मदर टिंचर, सारसा परेला मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। जब आप और नीचे बात करोगे तो यूरिनेशन के टाइम, पेशाब के टाइम पे अगर कोई जलन है, पेन है, तो उसके लिए कैंथेरिस, पल्सेटिला, सेनेशियो बहुत अच्छा काम करती हैं। उल्टी जैसा मन कर रहा है, अगर दर्द में उल्टी हो रही है, उल्टी नोजिया है, तो इपिकैक, कैंथेरिस, ऑसिमम, सिनेशियो बहुत अच्छा काम करती है, नक्स वोमिका, टबैकम बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी रेमेडीज हैं जो कि एग्जैक्ट पिक्चर को जब हम मैच करते हैं एक इंडिविजुअल के, जब आपके पास एक पेशेंट आता है, तो जो भी सिम्टम हमें मिल रहे थे उस अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारी रेमेडीज है जो कि किडनी स्टोन्स में बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया ब्लैडर कॉल कैल्कुला में सारसा परेला, सिपिया कैल्केरिया,
किसी भी तरह के ऑपरेशन के बाद या किसी तरह के प्रिक के बाद, सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद अगर स्टोन हो रहा है पेशेंट को, तो स्टाफिस सेग्रिया बहुत अच्छी रेमेडी है यूजुअली। एंड अगर छोटे छोटे कैलकुलाई आप देखते हो तो बर्बेरिस, सीपिया, सार्सेपेरेला, कैंथेरिस, लिथियम कार्ब, परेरा ब्रावा बहुत अच्छी रेमेडीज है जो काम करती हैं। हाइड्रांजिया बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि यूरेटर में फंसे हुए कैलकुलस को स्पेशली लेफ्ट साइड में बहुत अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका, इनफेक्चुअल अर्जिंग विद नोजिया रिलीव बाय वॉमिटिंग बहुत अच्छा काम करती है। सॉलिडेको बहुत अच्छा काम करती है जो कि एक होम्योपैथिक कैथेटर का काम करती है। युवा अर्सी बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि ब्लैडर कैलकुलस में बहुत अच्छा काम करती है, सिस्टाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, वेसिकेरिया भी बहुत अच्छा काम करती है। रूब्रिक्स अगर हम डिस्कस करें, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किडनी स्टोन्स के या स्टोन्स के डिस्कस करें तो ठीक है। रूब्रिक्स अगर हम डिस्कस करें तो पेन किडनी रीजन में ब्लैडर एक्सटेंडिंग टू बर्बेरिस बहुत अच्छा है, कैंथारिस है। लेफ्ट साइडेड पेन के लिए भी एग्जैक्ट रेमेडी है जो अवेलेबल है हमारे रेपर्टरी में। अगर आप डिफरेंट रूब्रिक्स में सर्च करना जाएंगे तो इसके बाद हम और मेडिसिन या केस डिस्कस करने से पहले हम जनरल मैनेजमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। कल अगर हम बात करें जनरल मैनेजमेंट की, तो जब भी हम स्टोन्स की बात करते हैं कहीं ना कहीं पेशेंट को आपको मेडिसिन के साथ एक जनरल मैनेजमेंट देना, एक गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, एक मेडिकल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है जो कि स्टोन्स में बोला जाता है। सबसे पहले तो फ्लूइड इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, जल्दी जल्दी, जो कि बहुत ज्यादा देखा गया है, हाई फ्लूइड इनटेक एट ऑल टाइम्स जो कि आपको बहुत जरूरी है। लिक्विड्स, कोकोनट वाटर, नॉर्मल वाटर, फ्लूइड्स लेना जैसे कि यूरिक एसिड, यूरेट कैल्कुलाई, फिश फिश वगैरह, मीट, जो लोग ये सब चीजें खाते हैं उनको वो अवॉइड करना है। एंड कैल्शियम की ऑक्सलेट की जो कैल्कुलाई आप देखते हैं तो उसमें स्ट्रॉबेरीज, प्लम, स्पिनच, जो कि पालक और ये सब चीजें हैं, टमाटर वगैरह, टमाटो वगैरह, जो बीज वाली चीजें होती हैं वो बहुत जरूरी है कि वो इग्नोर करी जाए बिकॉज स्टोन्स के केसेस में वो एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। फॉस्फेट कैल्कुलाई अगर आप देखिए जाए तो अमोनियम क्लोराइड वगैरह आप दे सकते हो, और स्पेशली फॉस्फेट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एग्स, मीट, फिश, स्पेशली जो सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं उनको भी कम करना चाहिए। मिल्क, चीज भी अवॉइड करनी चाहिए। दाल वगैरह जो कि अगेन प्रोटीन कंटेंट आ जाता है, ओट मील्स, ड्राइड पीस, बीन्स, पालक, ये सब चीजें अवॉइड करनी है। बीटरूट, स्वीट पोटैटो, कोलोकेशिया रूट्स, अरबी एक्सेट्रा, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, ग्रेप्स, ये सब चीजें आपको पेशेंट को गाइड करनी चाहिए कि वो इग्नोर करे। नट्स वगैरह इग्नोर करे, ड्रग्स इग्नोर करे, एंटासिड्स वगैरह सबसे ज्यादा कम लिया जाए। जो भी सोडियम इंटेक है, नमक है, उसको भी लिमिटेड कर दिया जाए। और विटामिन सी, जिंक, जो कि पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो उनको रिकमेंड करने चाहिए। येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रिकमेंड करने चाहिए। अल्कोहल वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। चॉकलेट्स, टी, विनेगर, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए कि जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट को खराब कर सकती है। कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज, स्ट्रेस वगैरह इग्नोर करना चाहिए। हॉट वाटर बैग्स यूज किए जा सकते हैं जस्ट टू रिलीव द पेन ऑफ स्टोन। और जब भी आप को यूरिन की प्रेशर हो, टेंडेंसी हो, तो आपको यूरिनेट एज सुन एज यू गेट द अर्ज, आपको यूजुअली रिकमेंड किया जाता है। पीछे की लाइन चला दो। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो अगर स्टोन बहुत बड़ा है और वो हमारी लिमिट से बाहर है, मैं ये बोल रही हूँ एक होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म पे और एक होम्योपैथिक वेबिनार में, बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन,
you should know your limitations first before whenever you take a case, कि अगर कोई ऐसा स्टेज है जहाँ पे पेशेंट को अगर हम वेट कराएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। स्पेशली ये आप देखोगे पॉलीलिथियासिस के केसेस में बहुत ज्यादा कभी कभार इमरजेंसी इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि केस में कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन आ जाएगी या पेशेंट को हम बेनिफिट देने से ज्यादा हार्म कर चुके होंगे, तो उन केसेस में या तो आपको एक सीनियर होम्योपैथ से या फिर अपने कलीग से किसी से डिस्कस करके वो केस लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आपको पेशेंट को रिकमेंड करना चाहिए कि आप ये डाइट फॉलो करो एंड यू शुड गो फॉर दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी ये लिमिटेशन है, ये चीज नहीं ठीक हो सकती। हाँ, आप स्टोन निकलवाने के बाद स्टोन की टेंडेंसी को डिक्रीज करने के लिए या दोबारा आपकी पथरी नहीं बने, उसके लिए आप होम्योपैथिक चूज कर सकते हो। तो उसके लिए ये नेफ्रोलिथोटॉमी, पॉलीसिस्टेक्टोमी या और आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से स्टोन रिमूवल बहुत इजीली हो जाता है। ESWL, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, या फिर दे गिव यू फ्लूइड इनटेक एज वेल, जिससे स्टोन का प्रेशर बन जाता है, जो कि हमारा एक्चुअली जो कि होम्योपैथी वी फॉलो, वी गिव बर्बरिस, वी गिव मेडिसिन जो कि प्रेशर बनाते हैं, डिसॉल्व करते हैं एंड देन दे फ्लश इट आउट। वो जैसे एलोपैथिक में आप उसको बात करोगे तो दे गिव यू फ्लूइड एंड NS वगैरह जस्ट टू थ्रो द स्टोन आउट थ्रू ब्लैडर एंड दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। ये मैं इसलिए ही बोल रही हूँ आपको आपकी लिमिटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन होना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कुछ इन केसेस में जैसे इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज्यादा है, इम्पैक्शन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यूरेटर का स्ट्रक्चर हो सकता है, एन्यूरिया हो सकता है, स्टॉप हो सकता है यूरिन एंड बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं हो, पेशेंट की नॉटमी, पेशेंट का फिजियोलॉजिकल लेवल परेशान नहीं करे, तो उस टाइम पे वी शुड गो फॉर अ गुड सजेशन to the patient as a physician, I would say, not as a homeopathic physician or an allopathic physician. You must think as a physician, जो कि आपका एक रोल है। The first and foremost mission of a homeopath, of any physician is actually to restore the sick to health, as it is termed. So I think we should remember this first and we should give them the perfect right suggestion. बाकी there are numerous other remedies which can be used for stones. मैं बहुत ही छोटे से एक केस को डिस्कस करना चाहूंगी, कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। रीनल स्टोन्स के बहुत प्रैक्टिशनर्स को एवरी अदर डे केसेस आते होंगे एंड रीनल स्टोन के बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स है। एवरी अदर पेशेंट गिव्स यू वंडरफुल रिजल्ट्स। बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन है जो केसेस आजकल आते हैं रीनल स्टोन के। एंड बड़े बड़े स्टोन्स तक बहुत जल्दी 15 mm 16 mm के स्टोन्स तक मैंने खुद से अपने आप मेरे को मैं मतलब इट्स लाइक जब तक आपके साथ होगा नहीं तब तक आप बिलीव नहीं करते। सो देन मैंने अपना खुद का स्टोन 9 mm का खुद से प्योर होम्योपैथी के थ्रू निकाला है। सो खुद से नहीं, सॉरी, I was prescribed by another physician. So yes, it was pure homeopathy. But then I do believe, and जब तक आपके साथ होगा नहीं कि भाई 16 mm का स्टोन आपके सामने, पेशेंट कई बार तो वो लेके आता है कि ये रहा स्टोन का स्टोन। So it's homeopathy shows wonderful results, miraculous results in such cases जहाँ पे आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं होती। सो दिस वाज अ केस, मैं आपको बताती हूँ। दिस वाज अ केस, मैं रिपोर्ट्स पे डायरेक्टली आ जाती हूँ। बहुत छोटा सा केस है जिसमें ज्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं, बिकॉज रीनल स्टोन के मैक्सिमम केसेस व्हेन यू टॉक या तो डायथिसिस पे जाते हैं, मेंटली जो उनका रिलेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा, उस टाइम पे आप एक्यूट फेज में नहीं देख सकते जब पेशेंट पेन में है। आपको उस टाइम पे एक्यूट रेमेडी ही ढूंढनी पड़ती है जिससे पेशेंट रिलीफ भी हो और उसका पथरी भी निकले। जो पेशेंट आया था, he was aged 36 years old, male patient came to me and उनका अगेन वही पेन वैसा ही था, राइट फ्लैंक में पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन था एंड इट वाज रेडिएटिंग नीचे तक, यूरिन टिल द ब्लैडर एंड टिल द यूरेथ्रा।
सो उनको बहुत ज्यादा पेन था, वॉमिटिंग और नोजिया हो रहा था. ही वाज द बिजनेसमैन. सो उनको बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही थी ये चीज, बिकॉज ही कुडंट मैनेज हिज बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस पेन. So when the reports were being done, ultrasound hua, so it was ruled out that there was a 5 mm calculus which was seen in the lower calyx, राइट साइड, राइट किडनी में. एंड बहुत डायलिटेशन भी था, जो कि हमारे जो पेल्विक कैसिलिसल सिस्टम है और अपर यूरेटर को थोड़ा सा डायलेट कर रहा था, ब्लॉक, थोड़ा सा उसका साइज कम कर रहा था. इट वाज ब्लॉकिंग इट. सो और यूरेटर भी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से उनका लेफ्ट किडनी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल. एंड अगर हम देखें तो उनका सस्पेक्ट करते करते एक गॉल ब्लैडर स्टोन भी निकल के दिखाई दिया, जो कि एक 16.9 mm का स्टोन था, which was seen. And it was not creating much problem, but yes, the treatment is still going on for gallbladder stone. मैं यहाँ पे राइट किडनी के स्टोन की बात कर रही हूँ, जो कि एक 16 अप्रैल को ये डायग्नोज हुआ था जब पेशेंट मेरे पास आया. फर्दर उनका सीटी उन्होंने कराया, बिकॉज ही वॉज वेरी पैनिकी. सो ही वॉन्टेड टू गो कि मैं और चीज कराऊं कि क्या प्रॉब्लम है. So again, it was visualized through CT scan, and it showed that there was a ureteric calculus and renal calculus, जो कि थोड़ा सा hydroureteronephrosis भी create कर रहा था. Plus there was cholelithiasis and calculus था उनके gallbladder में भी. जब उनके सिम्टम्स देखे गए तो ये सिम्टम्स थे, प्लस थोड़ा सा नोजिया, वॉमिटिंग था. द पेन वाज एक्सटेंडेड टू यूरेटर रीजन. बहुत हैवीनेस था एब्डोमेन में, ब्लोटेड सेंसेशन थी, और उनको इचिंग भी हो रही थी कई बार. वो दैट्स अ पेशेंट, उनको कॉन्स्टिपेशन और इचिंग का इशू कॉमनली रहता है. उनकी पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट मुझसे चलता है, तो यूजुअली उनको कई बार कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत और इचिंग की दिक्कत मैंने कॉमनली देखी है, बिकॉज बाहर का बहुत ज्यादा फूड रहता है, ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है, तो उनका जो लाइफस्टाइल है उस अकॉर्डिंग उनको ये प्रॉब्लम रहती भी है. बट उस टाइम एक्यूट पेन वॉज दिस ओनली. एंड अगर आप उनके मेंटल्स को मार्क्ड लेना चाहो तो उनके जो मेंटल्स थे, ही obviously being a businessman and head of the family, so he was very angry when he was used to be contradicted. And usually used to make mistakes, but slip of tongue हो जाता था कई बार, words वगैरह mistake हो जाते थे. And कई बार इजीली ऑफेंड हो जाता था. डिजायर फॉर स्वीट्स था, एंड स्टिचिंग पेन इन द फ्लैंक रीजन था. So the prescription was done to the patient. Lycopodium 30 was given TDS to the patient, 4 drops TDS for 5 days continuously. And after when the patient was properly regulated, and the case was being discussed each and every day, that if the patient is feeling any problem, or he has to go to the emergency for any pain, etc. So on the very first day when he came to me, the day before night, he went to the emergency just to get injections, etc. for pain and vomiting. But the very next day when he was prescribed Lycopodium 30 continuously for 5 days, he had no such complaints. And then the patient was given Lycopodium continuously for another 3-4 days, and when the patient was feeling better and the urine was also better, so he was tested again on 26th of April. You can see the last reports. It was done on 16th April, and then then again the reporting was done on 26th of April. The patient was done 26th, 27th of April. The patient was again, CT scan was done, and it was found that there was no renal stone. You can see in the first picture, both the kidneys were normal in size. There was right kidney measured 9.9 centimeter. In only 10 days, the patient was relieved of this stone. And if you talk about the gallbladder stone, so only the KUB was done. So in this picture, no report was done of gallbladder, and the patient is still under treatment for gallbladder stone, because gallbladder stone takes time. And obviously it was 16 mm. So I think I have patients for which
14 mm gallbladder stone has also been removed off. So I think this will continue, obviously. But then the patient was relieved of this stone and pain also, and the patient got well in another 10 days, and another ultrasound was being repeated, so that was perfectly fine. So I hope this can help you out just to diagnose and how you can reach to the case. But then whenever the patient comes to you for an acute presentation of renal colic, renal stone, you have to go for some acute remedy. After that, you can go once the patient's pain subsides and things get better, you can go for constitutional and tinctures if you want to continue, and any of the patent if you want to use. But then the constitutional treatment is required when the acute pain subsides, and the recurrence also can be prevented through homeopathic remedies. Especially Fregeria is a wonderful remedy which can be used to prevent the recurrence of kidney stones. For any queries, you can mail me or WhatsApp me on this number. We can also discuss the questions right away. And I would like to thank IFPH and Dr. Neha and Dr. Sahani to take the session from now. Over to you, ma'am. Okay, thank you, Dr. Yashika. It was a very nice session. अभी वैसे लेकिन हमारे पास काफी टाइम बचा है. इफ यू कैन, इफ यू वांट, आपके पास और कोई केसेस हो पथरी से रिलेटेड, और या फिर इवन पथरी कहीं और की भी, जैसे गॉल स्टोन्स या कुछ की, उसका भी हम केस डिस्कस कर सकते हैं. एनीवेज, इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन. बहुत बढ़िया सेशन था मैम. थैंक यू मैम. केसेस तो होंगे बट कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होगी. इनफैक्ट मैं कहूंगी अगर डॉक्टर सहानी हमारे साथ है तो सर ज्यादा अच्छे से शेयर कर पाएंगे कुछ ना कुछ. सर के पास बहुत सारी चीजें होती है, कोई बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अदरवाइज वी कैन डिस्कस क्वेरीज. अगर पेशेंट हमारे साथ जो हमारी ऑडियंस है उनके साथ हम डिस्कस कर ले तो केसेस वगैरह. एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में काफी अच्छा दिया है. ये स्टोन टेंडेंसी जो फॉर्मेशन का है, इसके दो एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं. एक जो कहते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे कि आपने किडनी की चर्चा की और फिर लीवर की चर्चा की आपने. किडनी, लीवर, और मोस्टली पेशेंट हम लोग के पास में किडनी और लीवर को ही लेकर के आते हैं, है ना. गॉल ब्लैडर को लेके आते हैं, नहीं तो किडनी को लेके आते हैं. क्योंकि बहुत सारे रेयर केस ऐसे भी होते हैं जहाँ की दूसरे ऑर्गन में भी स्टोन पाया गया. जैसे आई बॉल से आपने सुना है कि आंख से थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर निकलते रहते हैं. ऐसा है. क्या होता है, बॉडी के अंदर में जो हम लोग इनटेक कर लेते हैं तो बहुत समय तक धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है. तो डिपॉजिट होने का एक बड़ा अच्छा मैं देख रहा था रिपोर्टरी में. और स्टोन टेंडेंसी टू फॉर्म द स्टोन इन द बॉडी. तो दो एस्पेक्ट है. एक है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, एक है आपका लाइफ स्टाइल एस्पेक्ट. लाइफ स्टाइल एस्पेक्ट में क्या होता है कि आपका खाना पीना जो है सब बहुत ही अच्छा नहीं है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में रेनल स्टोन के लिए जहाँ की डिपोजिशन का टेंडेंसी है, उसमें आपको रिपोर्टरी में मार्क किया हुआ है वेरियोलिनम के लिए. And single medicine for the tendency to form the stone in the organs. Deposit. Now, what is the meaning of deposit? Deposit को समझना पड़ेगा. एक स्टोन, कोई भी स्टोन फॉर्म करता है, आपने बहुत अच्छा बताया यशिका जी. ये तो धीरे धीरे डिपॉजिट करने लगे. लेकिन डिपॉजिट करना क्यों चालू हो जाता है? समथिंग इज लैगिंग. आपका या तो बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्लो हो गया है ना, या आपका मेंटल प्रेशर जो बहुत ज्यादा है, मेंटल एक्टिविटी. तो एक अभी पिछले लेक्चर में एक अच्छा लेक्चर चल रहा था, माइंड गट रिलेशनशिप. ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, माइंड गट रिलेशनशिप. और आज के लाइफ स्टाइल में स्टोन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. और स्टोन का एक और दूसरा एस्पेक्ट आप देखेंगे, जो कि स्टोन तो दिखलाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसे यूरिक एसिड का डिपोजिशन आने लगता है. तो ब्लड यूरिया है या यूरिक एसिड का बॉडी में डेवलपमेंट हो जाता है. तो नी जॉइंट्स में या ये टो जॉइंट्स में पेन्स हो जाते हैं, जो प्रिकिंग टाइप ऑफ द
क्रिस्टल टाइप का क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है और वो पेन करता रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन, इसको हम लोग कहते हैं कि जब इस तरह का टेंडेंसी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को कहा गया है लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए जब पेशेंट में जब आते हैं तो लिथेमिक, व्हाट इज लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन? लिथेमिक कॉन्स्टिट्यूशन वेयर देयर इज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द यूरिक डेवलपमेंट ऑफ द यूरिक एसिड डिपोजिशन। तो और स्टोन भी एक तरह के नहीं होते हैं, कई एक स्टोन होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ऑक्सलेट होते हैं, तो इस तरह के कई एक स्टोन टाइप ऑफ द स्टोन पाए जाते हैं। ये चीज को हम लोग को देखने का जरूरत पड़ेगा स्टोन को चेकअप करने के लिए, है ना। स्टोन के टेंडेंसी को देखने के लिए कई एक एस्पेक्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। और मैं एक और बात को ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने कहा कि माइंड गट रिलेशनशिप का, तो मेंटल इम्पैक्ट, तो किस तरह के माइंड साइकोलॉजी में आपको स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ सकती है ना। स्टोन टेंडेंसी एक तो सबसे जो बेसिक जो देखने को मिलता है वो है सेडेंट्री हैबिट। हम लोग आजकल मोस्टली शरीर से काम नहीं करना चाहते हैं, हम लोग शरीर क्लिनिक में बैठे रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और बाहर नहीं जाते हैं। ऑफिस के जो ऑफिस में वर्कर होते हैं वो लोग भी बैठे रहते हैं, जिनके फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेंटल एक्टिविटी है, और वहां पर आपको स्टैग्नेशन बहुत क्रिएट होता है और डिपोजिशन होता है। और स्टोन के फॉर्मेशन में जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो भी देखना चाहिए बच्चे लोगों में, और ये अभी तो ये प्रकोप बहुत कम हो गया है, देखने को नहीं मिलता है। पहले स्मॉल पॉक्स का बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी स्मॉल पॉक्स का दूसरा रूप आ गया है, छोटा रूप है या दूसरा रूप कहिए, वह मिजिल्स है। तो मिजिल्स और स्मॉल पॉक्स में ज्यादा का अंतर नहीं है, और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर वेरियोलिनम का एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पर हो गया, दूसरा है कि आपका माइंड इमोशनल फैक्टर्स, इमोशनल एंड इंटेलेक्ट फैक्टर। इमोशनल फैक्टर्स में क्या है, आप बहुत जिद्दी हैं, है ना, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मींस द फिक्सेशन ऑफ द माइंड, द स्टोन बन, आपका माइंड के अंदर में स्टोन हो गया, फिक्स हो गया, आपका आइडिया फिक्स्ड आइडिया। और इस तरह के पेशेंट में भी आपको ऑब्स्टिनेट जो है अपने बात को अड़े रहते हैं, इगोइस्ट होते हैं, डिक्टेटोरियल होते हैं, तो इन लोगों में आप देखिएगा कि स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होता है, या कि यानी कहते हैं कि ये मेंटल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी है। ये एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि इसको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। मैं अपने केस में कहूँगा, मुझे आज से 5-6 साल पहले मेरे को स्टोन हो गया, मेरे ये गॉल ब्लैडर में स्टोन बहुत बड़ा सा डिपॉजिट था, और मैं कोई भी पहले से मेरे को कोई पेन नहीं था, केवल भूख कम लग रही थी और खाने का इच्छा नहीं था, बस ये इतने प्रॉब्लम हो रहे थे। तो मैं इसको इग्नोर करता रहा, और उसके बाद में एक दिन सवेरे में ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे, तो घर के लोग बोले कि आपको इतना भूख नहीं लग रही है काफी दिन से, क्यों नहीं एक बार चेकअप करा लेते हैं। मैं जनरली चेकअप को अवॉइड करता हूँ, एक कारण से मैं एक होम्योपैथिक माइंड बन जाने के कारण भी अवॉइड करता रहता हूँ। तो लेकिन हमको अल्ट्रासोनोग्राफी किया गया और वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक डिपॉजिट पाया गया, जो कि ऑलमोस्ट गॉल ब्लैडर को कवर करता था। अब इतना साइलेंट स्टोन था, है ना, साइलेंट स्टोन, बट इट वाज उसका कोई सिम्टोमेटिक नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, केवल एक हमारा एपिटाइट का लॉस था इसी के कारण। तो लोगों ने इमीडिएट सर्जरी किया, बोला कि नहीं आपका ये ज्यादा है, तो सर्जरी किया, निकाल दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे को स्टोन क्यों हुआ, मैं भी वही डिपोजिशन से, स्लो एक्टिंग है, मैं ज्यादा डल हूँ, ज्यादा एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मेरे भी नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी होते हैं। अभी तो नहीं है स्टोन, अब ठीक ठाक है, लेकिन आफ्टर रिमूवल सर्जरी के बाद में स्टोन के प्रॉब्लम मैक्सिमम पेशेंट को मैंने देखा सर्जरी के, जितने भी पॉलीसिस्टेक्टोमी हो जाते हैं या किडनी से भी स्टोन निकाल दिए जाते हैं, वहाँ भी आपको कई प्रॉब्लम पेशेंट सफर करते रहते हैं, क्योंकि जो बेसिक फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर्स को रिमूव नहीं किया गया, मैथमेटिक बैकग्राउंड को रिमूव नहीं किया गया,
तो वैसे में स्टोन फॉर्मेशन का टेंडेंसी आपको बना ही रहेगा, है ना। ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। और स्टोन निकाल देने के बाद में, इसीलिए पहले के जमाने में लोग गॉल ब्लैडर नहीं निकालते थे, वो छोड़ देते थे, तो फिर दोबारा स्टोन बन जाता था, फिर दोबारा बन जाता था। तो ये चीज होता रहता है। लेकिन अब जो है जो स्थिति सीधे गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम लोग चलता है कि रहता है कि आपको न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, है ना। एक कहावत सुने है ना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो ये एक टेंडेंसी हम लोग का मेडिकल साइंस का है। लेकिन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द गॉल स्टोन या कोई भी स्टोन का आपके कंडीशंस में चेंजेस नहीं आते हैं, आपके सिचुएशंस में चेंजेस नहीं आते हैं। इस चीज को हम लोगों को एज ए होम्योपैथ हम लोग इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेकर के, मेंटल साइकोलॉजी को लेकर के और लाइफ स्टाइल चेंजेस को देकर के हम लोग इसमें काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास में क्लिनिक में पेशेंट आते रहते हैं और हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। और किसी को कुछ है तो बताएं, तो बहुत कुछ बोल जाऊं तो कोई 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 आदमी बोलना चाहते हैं और नेहा जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैम आपका अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। वो उनको वो होस्ट बनाना पड़ेगा ना। नेहा जी आप कुछ इस पे जोड़िए। हेलो। हाँ हाँ जी, अब आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आ रही है। जैसे कि डॉक्टर यशिका ने बताया कि किडनी स्टोन्स में काफी अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे पास भी 3-4 केसेस हैं। ऑब्वियसली कई बार हम उनको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पहले बार जब अल्ट्रासाउंड करके कोई पेशेंट आता है कि हाँ उनको पथरी थी और इवन उनको रिलीफ भी आ जाता है, तो दूसरी बार कई बार वो अल्ट्रासाउंड दोबारा नहीं करवाते हैं। तो उस केस में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन लैक कर जाती है, और वो फिर जैसे हम फोरम पे केस प्रेजेंट करते हैं तो उस केस में फिर क्योंकि हमें ये दिखाना होता है कि पहला कैसे था अल्ट्रासाउंड में और बाद में कैसा था, तो कई बार डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से हम केसेस प्रेजेंट आगे नहीं कर पाते हैं। पर ऑब्वियसली होम्योपैथी बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है किडनी स्टोन्स में और इवन गॉल स्टोन्स में। लोगों में ये मिसकॉन्सेप्शन भी बहुत है कि किडनी स्टोन तो होम्योपैथी से ठीक हो जाते हैं लेकिन गॉल स्टोन्स ठीक नहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं है। गॉल स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो जब अगर फंस जाए, जो बाइल डक्ट होता है, कोमल बाइल डक्ट होता है, वहां पे अगर वो फंस जाए तो काफी पेन फुल होता है। और कई बार जैसे डॉक्टर सहानी ने बताया साइलेंट गॉल स्टोन्स भी होते हैं, और मल्टीपल स्टोन्स गॉल स्टोन्स होते हैं, तो उसमें भी होम्योपैथी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसमें हमारे पास काफी सारी मेडिसिन होती हैं जैसे चेलिडोनियम, कायोनांथस और करिका पपाया, और ये आपकी जितनी भी लिवर रेमेडीज हैं, और रेमेडीज लाइक लाइकोपोडियम नक्स वोमिका, आर्सेनिक, इस तरह की रेमेडीज भी हम गॉल स्टोन्स में हम दे सकते हैं। और इवन जो अभी रिसेंटली मेरे पास एक सीनियर सिटीजन का केस आया था, ही वाज अबव 80, जहाँ पे उनकी जो है गॉल ब्लैडर जो है निकल चुकी थी, और उसके बाद भी उनको जो स्टोन है जो हमारी जो एक तरह से जो जब हम कहते हैं ना कोई ऑर्गन सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है तो जो बाकी ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं, हो जाते हैं। तो उनका जो जहां से गॉल ब्लैडर निकला था, वो जो फोसा होता है, जो स्पेस खाली थी, वहां पे कुछ डक्ट्स जो है वो रीग्रो कर गए, और उसमें जो डक्ट्स रीग्रो कर गए उसमें उनको दोबारा स्टोन फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आने लगी थी। यही जैसे ये सिम्टम्स थे कि भूख नहीं लगती थी और हैवीनेस रहती थी, एब्डोमेन में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी। तो उस केस में भी हम अल्ट्रासाउंड और एमआरआई पे गए, उसमें और उसमें हमने देखा कि वो जो कॉमन बाइल डक्ट और जो बाकी डक्ट्स रीग्रो कर गए थे गॉल ब्लैडर के रीजन में, जबकि गॉल ब्लैडर निकल चुका था, तो उस रीजन में भी स्टोन डेवलपमेंट वहां पे हो गई। तो जो उनकी डॉटर थी वो मेरी काफी पुरानी पेशेंट थी,
वो मेरे पास ही आए कि डॉक्टर नेहा अब हम क्या करें, तो मैंने उनको होम्योपैथिक उनको यही बताया कि इतनी एज है उनकी, 80 अबव एज थी, तो हम सर्जरी तो कभी भी इसको नहीं कंसिडर कर सकते। और उसमें हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से ही मैंने उनको जो मेडिसिन दी वो थी चेलिडोनियम और कायोनेंथस मदर टिंचर यूज किया, और साथ साथ क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, तो ये इंटरवल्स पे मैंने चेलिडोनियम कायोनेंथस और सना मदर टिंचर दिया उनको। और साथ ही में नक्स वोमिका भी हमने यूज करी, जिससे उनको काफी रिलीफ मिला सिम्टम्स में। तो ऑब्वियसली काफी अच्छा रोल प्ले करती है होम्योपैथी, कहीं पे भी स्टोन हो, चाहे गॉल ब्लैडर में हो, किडनी में तो है ही इफेक्टिव, और बड़े से बड़े स्टोन घुल के निकल जाते हैं किडनी से भी। तो दिस वाज माय स्मॉल एक्सपीरियंस आई शेयर्ड। और कोई डॉक्टर भी कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हैं स्टोन्स के ऊपर? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे स्टोन्स के ऊपर, प्लीज शेयर करिए। ओके, सानी सर आप कुछ और क्रोनिक डिजीजेस पर इंसाइट दे सकते हैं? हाँ, जिन्होंने सवाल किया है वो कृपया इसको क्लैरिफाई करें, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उस पर हम लोग पूरा आप लोग कह रहे हैं कि राइट साइड है, व्हाई नॉट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, क्या मतलब इसका, क्या कहना चाहते हैं? क्या सर, पार्डन सर, समझी नहीं मैं। एक आप चैट बॉक्स में देखिए, हाँ वो जी कहना चाह रहे हैं कुछ एक सर, एक्चुअली मेरे चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जिसने भी क्वेश्चन किया था प्लीज रीपोस्ट कर दीजिए। मैम पोस्ट किया था रीनल कैलकुलस राइट साइड वाला, ही वाज okay. आस्किंग कि आपने क्या आगे प्रिस्क्राइब किया है, तो मैंने उनको रिवर्ट कर दिया कि वी आई प्रिस्क्राइब्ड अब ऑल टुगेदर, क्योंकि एक्यूट फेज चला गया है, सो इट वो ही वाज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी फॉर ऑल टुगेदर, गॉल ब्लैडर भी कवर करके एंड रीनल स्टोन का भी टेंडेंसी एक्सेट्रा सब कवर करके एज पर इंडिविजुअलाइजेशन मैंने उनको रिवर्ट कर दिया ऑन टेक्स्ट इवन। ओके 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 ओके। और कोई क्वेश्चन? और किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? नेहा जी आप और ऐड कीजिए अपना एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी जो है, जैसे हम सर्जरी में देखते हैं कि जो है हम स्टोन को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन दोबारा स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, हम उसमें टेंडेंसी भी रिमूव करने की मेडिसिन दे सकते हैं। स्पेशली कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे कि ऑक्सलेट है स्टोन है, या कैल्शियम स्टोन है, तो उसमें कैलकेरिया कार्ब हाइपोटेंसीज में बहुत अच्छा काम करती है टू रिमूव द टेंडेंसी। और ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं वो टेंडेंसी रिमूव करने में भी काफी हेल्प करती हैं, जैसे कैलकेरिया एक बेसिक रेमेडी है जो कैल्शियम स्टोन्स हटाने में यूज करती है, लाइकोपोडियन इन हाइपोटेंसी, पल्सटेला, नक्सोमिका। तो इस तरह की जो हाइपोटेंसी अगर हम देते हैं, तो जो रिपीटेड टेंडेंसी होती है स्टोन फॉर्मेशन की, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। क्योंकि एक बार जब बॉडी से स्टोन अगर हम सर्जरिकली रिमूव कर लेते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि रिकरेंट फॉर्मेशन रहती है, कि कुछ सालों के बाद उसको दोबारा स्टोन फॉर्मेशन हो गई। और ऑब्वियसली इसमें डाइट रेगुलेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस वजह से स्टोन फॉर्मेशन है। कैल्शियम स्टोन है तो कैल्शियम डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। और अगर ऑक्सलेट स्टोन है तो जिन जिन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो एक तरह का हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन प्लस लाइफस्टाइल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। और साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं स्पेशली, उनको भी हम यूज कर सकते हैं हाइपोटेंसी में, जिससे जो रिकरेंट फॉर्मेशन है स्टोन्स की वो भी कम हो जाती है। हाँ, एक मैसेज दिए हैं डॉक्टर राम प्रवेश शाह ने कि चाइना 6 जो है तो प्रिवेंशन के रूप में दिया जा सकता है। ये भी अप्रोच है प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, अगर इसको सोचा जाए। एक इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन है वो चाइना 6 को लेकर के है, गलत नहीं हो सकता है, सही है।
लेकिन एक चीज को प्रिवेंटिव मेडिसिन लेने के लिए भी मैं कहता हूँ, जो होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन जब हम लोग की बात करते हैं तो होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सा बेस्ट होगा, है ना, कौन सा बेस्ट होगा, किसको हम लोग कहेंगे कि ये तो है कि चूंकि ये थेराप्यूटिक बेसिस पर चाइना 6 महत्वपूर्ण हो जाता है और ये पॉसिबल भी होगा क्योंकि चाइना जो है सो आपका इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जिसका इम्यूनिटी घट जाता है तो उसमें डिपोजिशन टेंडेंसी बढ़ जाते हैं, इसीलिए चाइना का तो रेलिवेंट लग रहा है। लेकिन जहाँ पर कि सारे चीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर से अगर आप चलेंगे तो वो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में होता है। ये बहुत अच्छा ये एडिशन प्रिवेंशन को भी हम लोग इसमें जोड़ा जा सकता है। जब आप क्रॉनिक डिजीज की बात करेंगे, जैसे स्टोन एज ए क्रॉनिक डिजीज एंड स्टोन एज ए एक्यूट डिजीज, ये दो एस्पेक्ट है। स्टोन एज ए क्रॉनिक डिजीज का मतलब क्या हो गया, देयर इज समथिंग होल्डिंग बिहाइंड, पीछे से कोई पकड़ के रखा हुआ है। और एक्यूट डिजीज है रैंडम, आजकल जो लाइफ स्टाइल के कारण है, उसको डिस्पोजिशंस के कारण है, उसको रिमूव कर दो तो एक्यूट को स्टोन खत्म, एक्यूट स्टेज का। तो स्टोन को हम लोग खाली यही नहीं सोचे कि केवल क्रॉनिक है, ये एक्यूट भी होता है, क्रॉनिक स्टेज में भी होता है, दोनों स्टेज में ये पाया जा सकता है। और क्रॉनिसिटी जब होगा तो डेवलप करेगा तो माइजमेटिक फैक्टर्स को उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। और माइजमेटिक फैक्टर को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए आपको पॉजिटिव और होलिस्टिक अप्रोच में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर जाना अच्छा रहता है। So we have 2 minutes more. 2 मिनट और है हम लोग के पास में। डॉक्टर राम प्रवेश आप कुछ कहना चाहते हैं, रेज हैंड किया हुआ है सर ने। हाँ, उनको ओपन कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी डॉक्टर आप अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू डॉक्टर नेहा कक्कर and congratulations Dr. Yashika Arora. Thank you so much, Excellent sir. session. Very nice presentation. Stone. It is या तो एक सर्जिकल बीमारी है और हम होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा और निकलता भी है। 1-2 पेशेंट यदि ठीक हो गया तो हम लोग का बहुत अच्छा रोल है। हम भी 2-3 पेशेंट को देखे हैं और निकलते देखे हैं। हमने कैंथरिस 3x और 30 से इसका इलाज किया है और स्टोन एकदम निकल गया, किडनी स्टोन जो है। और उसको जो है एक पेशेंट था कि जो ऑपरेशन करा के आया, उसके बाद भी स्टोन हुआ दोबारा आक्रमण के लिए, उसी के लिए हम चाइना 6x ये और वो अभी ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था याशिका जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Still we have 1 minute time. हम लोग कोई और लोग आए तो धन्यवाद राम प्रवेश जी, आपने जो फीडबैक दिया है और चाइना का रेफरेंस भी आपने जो दिया उसको मेंशन किया है। हम लोग चाहेंगे कि ये समय अब हम लोग का पूरा भी हो गया है, तो हम लोग नेहा जी यशिका जी को थैंक्स दे करके हम लोग इसको कंप्लीट करें। हाँ जी सर। डॉक्टर यशिका, बहुत ही बढ़िया सेशन था आपका स्टोन्स के ऊपर, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप और केसेस प्रेजेंट करें इस पे और अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे हमें और नॉलेज मिले आपके माध्यम से, और डिफरेंट केसेस का वो हो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यशिका का, और आशा करती हूँ आगे भी हमारा साथ देंगी IFPH फोरम पे। अब मैं सेशन हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर दिनेश को, क्योंकि हमारे इंग्लिश सेक्शन का टाइम हो गया। धन्यवाद और नमस्कार।